30 अक्टूबर को ब्रॉडर व्यू के एपिसोड नंबर 1300 में मैंने ये असेसमेंट दी थी करंट जो इजरायली पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनको देखकर कि 1 नवंबर वाली जो इनकी इलेक्शंस होने वाली हैं उसमें नेतन्याहू के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ही कुड बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। लेकिन साथ ही मैंने ये बात की थी कि ये वाले इलेक्शंस दो एतबार से मुख्तलिफ हैं नेतन्याहू के लिए। एक तो इस हवाले से कि 12 साल में पहली मरतबा वो इस तरह के इलेक्शंस लड़ रहा है जिसके अंदर वो अपोजिशन लीडर के तौर पर पार्टिसिपेट कर रहा है, वरना 12 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठते हुए इलेक्शन लड़ता रहा। दूसरा, इस हवाले से ये इलेक्शंस डिफरेंट हैं क्योंकि पहले इजरायली जो सेक्युलर पार्टीज थी ये नेतन्याहू को समहाउ सपोर्ट कर लेती थी। जब गवर्नमेंट बनाने में उसको हेल्प चाहिए होती थी, कुछ सीटें उसकी कम हो जाती थी, तो कोलिशन गवर्नमेंट बनाते वक्त इसको सपोर्ट करती थी सेक्युलर पार्टीज। लेकिन इस बार ये सारी पार्टियां जो हैं ये दूसरी तरफ हैं, सेक्युलर पार्टीज विरोधी कैंप में है। तो अब इसको रिलाय करना पड़ेगा जो वहाँ के हार्डलाइनर जमाते हैं, जो कट्टर ज़ायनिस्ट हैं, उनके ऊपर। अब हुआ यह है कि इजराइल के जो इलेक्शन हैं वो हो गए हैं और अभी जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 85% वोट्स वहाँ पर काउंट भी हो चुके हैं और अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक नेतन्याहू उसकी जो लीड है वो बड़ी है, मेजॉरिटी के साथ वो जो है वो लीड कर रहा है। लेकिन इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी शायद ना मिले, ही विल नीड सम अलाइज आल्सो। और अभी से मैं आपको बता दूं, वो जो मैंने कुछ दिन पहले बात की तो उसी हवाले से मैं बता दूं कि इसकी निगोशिएशन तकरीबन फाइनल हो चुकी हैं, लगभग फाइनल हो चुकी हैं हार्ड लाइनर्स के साथ। तो जैसा कि मैंने 31 अक्टूबर को असेस किया था, तकरीबन वही सिनारियो अभी इस वक्त इलेक्शंस के बाद बन गया है। अभी कुछ देर पहले राइटर्स ने खबर लगाई है कि नेतन्याहू सेज ही इज ऑन ब्रिंक ऑफ वेरी बिग विक्ट्री इन इजराइल इलेक्शंस। लेकिन उसके बाद आप जरा राइटर्स की ये समरी देख लें कि नेतन्याहू एंड अलाइज ऑन पेस फॉर मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। फिर वो कह रहे हैं कि कोलिशन वुड बी वन ऑफ द मोस्ट राइट विंग इन इजरायली हिस्ट्री। ये उनका हिंदुत्व का वर्जन जो है, यूं समझे इजरायली जो हिंदुत्व का वर्जन है वो आने वाला है गवर्नमेंट में। वो कह रहे हैं कि अलाइंस विद रिलीजियस फार राइट पार्टीज अलार्म्स पैलेस्टीनियंस। तो ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल वहाँ पर डेवलप होने जा रही है मिडल ईस्ट के पीस के हवाले से। ईरान के ड्रोन्स और मिसाइल रूस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं यूक्रेन के अंदर। मुझे हैरत नहीं होगी अगर इसराइल के जरिए अमेरिका ईरान को मिडल ईस्ट में इंगेज कर दे नेतन्याहू के जीत के आने के बाद, क्योंकि ये एक आसान तरीका है ईरान को यूक्रेन की जंग से डिसंगेज करने के लिए कि उसको उधर ही मिडल ईस्ट के अंदर अगर फंसा दिया जाए तो वो वहाँ यूक्रेन के अंदर फिर रशिया की हेल्प करने से मेरे ख्याल से उतना ज़्यादा वो काबिल नहीं रहेंगे रूस की हेल्प करने के लिए, अगर वो खुद ही जंग में या किसी कंफ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं मिडल ईस्ट में। तो दिस इज़ वेरी मच ऑन द कार्ड्स कि किसी भी ईरानी प्रॉक्सी की इसराइल के साथ या डायरेक्टली ईरान और इसराइल की कोई जंग जल्द छिड़ जाए मिडल ईस्ट के अंदर, या कोई और क्लैशेस वहाँ पर छिड़ जाए। देखें, यूक्रेन के अंदर अमेरिका ने तकरीबन सब कुछ अपना दाव पे लगा दिया हुआ है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज फ्रॉम हेयर। इससे इनका यूरोपियन रीजनल ऑर्डर शैटर हो सकता है अगर रूस ईस्टर्न यूरोप के महाजों पे विक्टोरियस बन के उभरता है। तो अमेरिका के बहुत से इत्तेहादी रूस और चाइना के साथ मिल जाएंगे अगर यहाँ यूक्रेन में रूस जीत जाता है। तो एक दो रोज पहले वाले अपने प्रोग्राम में मैंने ये भी बात की थी कि नेतन्याहू का आने का मतलब होगा कि मिडल ईस्ट डिस्टेबलाइज होगा और ईरान के लिए ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो आज इस हवाले से आप देख लें कि एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका की जानिब से, बहुत बड़ी खबर। अचानक से अमेरिका ने ऐलान किया है कि ये जो ईरान है ये हमला करने वाले हैं किस पे, सऊदी अरब के ऊपर। ईरानी सऊदी अरब के ऊपर हमला करने वाले हैं और जल्द करने वाले हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर या इसी किसी आसपास के टाइम। ये उन्होंने बहुत बड़ा क्लेम किया है। अल जजीरा ने थोड़ी देर पहले रिपोर्ट किया है कि सऊदीज टेल यूएस दैट ईरान में अटैक द किंगडम, और वो कह रहे हैं कि यूएस सेज थ्रेट्स आर कंसर्निंग एंड दैट इट विल डिफेंड सऊदी अरेबिया एंड अदर मिडल ईस्ट एलाइज। वेस्टर्न मीडिया ज़्यादातर ये चीज़ें रिपोर्ट कर रहा है। शुरू में वेस्टर्न मीडिया के अंदर ये रिपोर्टें आई थी। असल में ये स्टोरी सबसे पहले मेरे ख्याल से वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट की थी कि कल उन्होंने रिपोर्ट की थी कि सऊदी अरेबिया यूएस ऑन हाई अलर्ट आफ्टर वार्निंग ऑफ इमिनेंट ईरानियन अटैक्स। अब इन डेवलपमेंट्स के साथ देखें ये भी खबरें आ रही हैं कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर है इन्होंने जनरल कासिम सुलेमानी, जिसको अमेरिका ने शहीद किया था, आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, और जिसका जिक्र अभी 2-3 रोज पहले प्यूटिन भी कर चुका है अपनी एक स्पीच में। मैंने ब्रॉडर व्यू में प्यूटिन की उस स्पीच का एक क्लिप आपको सुनाया था, अगर आपको याद हो तो। असल में वो क्लिप मैंने जानबूझ के सुनाया था बिकॉज आई नो कि इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस होने जा रही है। एक लिंक बन रहा है दोबारा मिडल ईस्ट का और रशियंस का। रशियंस बात कर रहे हैं ईरानी उस जनरल की जिसके खिलाफ है अमेरिका, तो ये एक सिग्निफिकेंट बात थी, तो मैंने ब्रॉडर व्यू में वो क्लिप लगाई थी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अब कहा है, मेरे ख्याल से आज उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है
कि हमने इंतकाम लेना है, जनरल कासिम सुलेमानी का हमने इंतकाम लेना है। 2-3 रोज पहले पुतिन ने बात की, अब ईरानियन सुप्रीम लीडर कह रहा है कि हमने इंतकाम लेना है, इंतकाम बाकी है, अभी हमारा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट्स देखें उन थ्रेट्स के दरमियान आया है जिनका जिक्र अमेरिकी कर रहे हैं कि सऊदी जो है उसके ऊपर ईरानियंस जो है वो हमला कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग ने खबर लगाई है कुछ देर पहले कि ईरान लीडर सेज प्लान्स टू अवेंज यूएस स्ट्राइक ऑन टॉप जनरल सुलेमानी ऑन गोइंग। मतलब ईरान इस हवाले से कोई ना कोई तैयारियां जरूर कर रहा है कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला लेने के लिए, लेकिन परहैप्स ये अभी क्लियर नहीं है कि उनका टारगेट कौन है। क्या वो नेतन्याहू को जीत के आने के बाद सलामी देंगे कोई वहां पर, या वो मिडल ईस्ट के अंदर किसी अमेरिकन फैसिलिटी को धपड़धूस करना चाह रहे हैं ईरानियंस। ऐसा अगर हुआ तो नेट गेनर कौन होगा? अगर ये क्लैशेस छिड़ गए यहाँ पर तो नेट गेनर कौन होगा? चाइना नेट गेनर होगा, क्योंकि अमेरिका जो है यूक्रेन की जंग में पहले ही इंगेज है बहुत ज्यादा। इसके बाद अगर वो मिडल ईस्ट के अंदर भी सक्ड इन हो जाते हैं जहां से वो डिसंगेज होने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा कि पहले उन्होंने इराक से फौजें निकालने की बात की, सीरिया से फौजें निकालने की बातें कर रहे थे, वो इसीलिए कर रहे थे बिकॉज दे वांटेड टू फोकस ऑन कंटेनमेंट ऑफ चाइना। लेकिन अगर यहाँ पर क्लैशेस छिड़ गए दोबारा तो अमेरिकन सक्ड इन हो जाएंगे और इसका वो जो फिर टारगेट है यानी कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना, वहां से एज आई सेड ये डाइवर्ट हो जाएंगे और इससे चीन को मजीद काफी लंबा अरसा मिल सकता है फॉर पीसफुल राइज, और अमेरिका मजीद इंगेज हो जाएगा। इनके और भी जो रिसोर्सेज हैं वो कंज्यूम होंगे उन जगहों पे जिनका कंटेनमेंट ऑफ चाइना से डायरेक्टली कोई वास्ता नहीं है। और जिस तरह से नेतन्याहू की सरकार वहां पर आ रही है मकबूजा फलस्तीन के अंदर, इससे लग यही रहा है कि मिडल ईस्ट से खुद को डिसंगेज करना अमेरिका की बस की बात नहीं रहेगी। वहां का सिनेरियो कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि अमेरिका शायद वहां से डिसंगेज करने की पोजीशन में ना हो खुद को। यूक्रेन की जंग का नेट गेनर चाइना, क्योंकि अमेरिका उधर कंज्यूम हो रहा है। मिडल ईस्ट के अंदर भी अगर कोई नया महाज खुलता है तो इसका भी नेट गेनर चाइना। तो अमेरिका के अंदर जो भी लोग पॉलिसीज बना रहे हैं ना, उनके लिए कुछ रोज पहले किसिंजर साहब ने बिल्कुल, उनका जो सीनियर डिप्लोमेट है किसिंजर साहब, हेनरी किसिंजर, बिल्कुल सही उसने कहा कि अमेरिका इस वक्त डायरेक्शन लेस है। जेलेंस्की के जरिए रूस को इन्होंने प्रोवोक तो किया, लेकिन प्रोवोक करने से पहले क्या अमेरिकन को आइडिया नहीं था कि रशिया अगर इनके साथ जंग छेड़ देता है तो हम कंटेनमेंट ऑफ चाइना से हट जाएंगे? क्या इनको पता नहीं था? इसी तरह अब मिडल ईस्ट के अंदर अगर टेंशन पैदा होते हैं तो क्या अमेरिकन को नहीं पता कि इससे भी वी विल बी इंगेज्ड इन मिडल ईस्ट रादर देन इन कंटेनमेंट ऑफ चाइना। तो ये मौजूदा जो पॉलिसीज हैं ये कुछ इनका सर पैर माजरत के साथ समझ में नहीं आ रहा कि ये बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे में 8 नवंबर से होने वाले अमेरिकन मिड टर्म इलेक्शंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए हैं और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। आई फील कि जब भी ट्रंप को दोबारा मौका मिला, जब भी वो दोबारा आया, पहला ही काम उसने यही करना है कि शायद वो यूक्रेन की जंग से खुद को डिसंगेज करे। उसका जरा ऑपरेशनल स्टाइल अगर आप देखें ना डिफरेंट रहा है और वो मिडल ईस्ट पे फोकस ज्यादा करेगा। जिस तरह उसने अपने पहले टर्म में किया था उसी तरह से दोबारा वो मिडल ईस्ट पे ज्यादा फोकस करेगा। लेकिन अहम बात यह होगी कि क्या दूसरे टर्म में वो नेटो खत्म करेगा या नहीं, जिस तरह उसने पहले टर्म में कोशिश की थी, आपको याद होगा। तो अगर ऐसा उसने किया, नेटो को उसने खत्म किया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, लास्ट टाइम उसने कहा था कि यूरोपियंस जो पैसे निकालें, ज्यादा पैसे दे, हम नेटो के पैसे नहीं भरेंगे। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर उसने नेटो को खत्म कर दिया तो यूरोप के अंदर अमेरिकन जो रीजनल ऑर्डर है वो खत्म हो जाएगा और यूरोप के अंदर एक क्लियरली एक बहुत बड़ी स्प्लिट आपको होती हुई नजर आएगी।